जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मुस्लिम आबादी बसी हुई है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इन लोगों का खुद का इस्टेब्लिशमेंट हो जाए ताकि ये उनको छोड़ के अपने फैसले लेने की कंडीशन में आ सके। इसका नतीजा है कि आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे लिए उम्मीदवार कौन होगा, हमारा लीडर किसको माना जाएगा और कौन आदमी हमारे मकानों की, हमारे डेवलपमेंट की, हमारे बच्चों की नौकरियों की आवाज़ हाउस में जाके उठाएंगे। कांग्रेस पर यकीन रखती है मुस्लिम समाज? देखिए, मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस के अलावा सेकंड ऑप्शन छोड़ा नहीं है। कांग्रेस की जो 70 साल की नीति रही है उसने मुसलमानों के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि 60,000 वोट हिंदू वोट उनके साथ में है। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि बीजेपी को रोकना है, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने या बाकी पार्टियों ने मुसलमान कैंडिडेट के विषय में सोचा क्यों नहीं। मध्य नागपुर में जब 70,000 वोट हमारे हैं तो आपने बंटी शेड़ के जैसे आदमी को, जिसके वहाँ पर 30,000 वोट नहीं है उनके समाज के, तो आपने उसको प्रतिनिधित्व दिया कैसा? सवाल उठेंगे। उत्तर नागपुर ये एससी रिजर्व्ड है, लेकिन मुसलमानों के वोट के बिना यहाँ पर कभी भी कोई कैंडिडेट चुन के नहीं आया। मुसलमानों ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ा तो नितिन राउत को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल गफूर पाशा साहब भी इस वक्त हमारे साथ है। तो गफूर पाशा साहब, हर बार हम देखते हैं कि इलेक्शन के वक्त में आपका जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा आपकी भूमिका? देखिए, आरएसएस जो है वो पॉलिटिकल विंग नहीं है। आरएसएस जो है सोशल और कल्चरल विंग है। हमारी भूमिका हर इलेक्शन में ये होती है कि सेकुलर जो लोग हैं, जो सेकुलर माइंडसेट की पार्टियां हैं, उनके साथ में हम जाकर इस देश के संविधान को बचाने के संघर्ष में सहभागी होते हैं। चुनाव हर बार आते हैं। चुनाव में जो पार्टियां हमें नज़र आती है कि वो पॉलिटिकली कहीं तो भी इस बात के लिए तैयार है कि इस देश का एकता, अखंडता, अमन, सुकून, शांति, चैन कायम रखने के लिए काम करने वाली जो पार्टी है, हम उनके साथ में अपने जो हमारे 2.5 लाख प्लस कैडर प्लस 25 लाख प्लस जो हमारे सपोर्टर ग्रुप है, हम इनके बीच में वो मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं कि जो कैंडिडेट इस बात को पूरा करने की क्षमता रखता हो, आप उनके साथ में वोटिंग करिए। हमारा जो 2.5 लाख प्लस कैडर है ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहा है, हमने इनको, ये डे टू डे बेसिस पर काम करता है। ये किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता है, ये सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, सोशल सामाजिक कार्यों के माध्यम से आम जनता के बीच में मूवमेंट करता है। अब इस चुनाव में जो 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव में हम किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार सभा का या चुनाव प्रचार की किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। हमारा जो कैडर है उनको हमने बता दिया है कि वो अपने इलाके में जो भी इस काबिल कैंडिडेट है, पार्टी, पक्ष, वर्ग, जाति, धर्म हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। जिस इलाके में उस इलाके के समस्याओं का समाधान करने वाला कैंडिडेट है, हमने कहा है कि आप उसके लिए काम करिए। वो तमाम कैंडिडेट में से जो उनको ठीक लगे उसके लिए काम करने के लिए आज़ाद है। तो आरएसएस इस चुनाव में किसी भी प्रकार का सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है। अब चुनाव के जो बाकी पहलू है उस पर आरएसएस बारीकी से नज़र रखा हुआ है, और जहां लगता है हमको कि कोई ऐसे कैंडिडेट या कोई ऐसी व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए तो हम काम कर रहे हैं। तो नागपुर विधानसभा में हम लोग देख रहे हैं कि मध्य नागपुर और उत्तर नागपुर, यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की काफ़ी अहम भूमिका है। तो ये दो विधानसभा क्षेत्र में कुछ तो योगदान होगा। देखिए, मध्य नागपुर में 59,734 मुस्लिम मतदाता है। वहीं उत्तर नागपुर में 54,000 समथिंग मतदाता 2019 की जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर मैं मध्य नागपुर की बात करूं तो मध्य नागपुर का जो 3.5 लाख का वोटर्स है, उसमें आपके जो हल्बा समाज है, एसटी जिसको बोलते हैं हम लोग, 64,000 की तादाद लेके चलता है। 29,000 जो है वो एससी वोट है और 70,000 जो है वो मुस्लिम वोट है। ये 3 वोट मिलके ही इसके पहले कांग्रेस को वहाँ से हमेशा एमएलए की जीत दिलवाता था। उसमें 1 लाख
51,000 के करीब में मध्य नागपुर में बाकी समाज के वोट हैं, जिनको हम लोग आमतौर पे हिंदू वोटर भी काउंट कर सकते हैं, जो उमूमन बीजेपी के साथ जाता है। और यही कारण रहा है कि पिछले 3 चुनाव में विकास कुंभारे वहाँ से कंटिन्यू चुन के आया है, क्योंकि वो जो हिंदू वोटर था वो 50% वोटिंग होता है और वो 100% बीजेपी के साथ जाता है, और उसका नतीजा भी रहा है। उत्तर नागपुर से नितिन राउत लंबे समय से यहाँ आमदार रहे हैं। बीच में मिलिंद माने एक टर्म में आए, इसके पहले भोला पटेल भी बीजेपी से चुन के आए थे। उत्तर नागपुर का जो सिनेरियो है, 1,31,000 शेड्यूल कास्ट वोट है, 54,000 मुस्लिम वोट है, 34,000 के करीब में एसटी वोट है, और 1,71,000 जो है वो हिंदू वोटर है। कुछ लोग बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स उत्तर नागपुर में हैं। देखिए, आकलन करना सबके अपनी स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी है, आप आकलन किसी भी तरह से कीजिए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर लिस्ट के जो आंकड़े बोल रहे हैं, हमको उस पर बात करनी पड़ेगी। क्या है क्या नहीं है वो इलेक्शन कमीशन की वोटिंग लिस्ट से ही आप तय करोगे। आप अगर यहाँ पर 20 लाख भी बोल दोगे तो जो वोटर है, जो वोटिंग करने जा रहा है, वही वोटर काउंट करेगा जो आमदार के लिए वोटिंग करेगा। तो आंकड़ों को आप मैनिपुलेट करके कुछ भी बोलिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो समस्या है उत्तर नागपुर के लिए, वो ये है कि यहाँ जो नई बस्तियाँ बसी है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, लेकिन ये मुस्लिम आबादी वो है जो कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आई है। आसपास के जैसे कामठी से कुछ लोग इधर शिफ्ट हुए हैं, कुछ सावनेर से हुए हैं, कुछ मोमिनपुरा से हुए हैं, अलग अलग। इनके वोटिंग वहीं पर ही है, पुरानी जगह पे, उनका रहाइश यहाँ पर है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आबादी दिख रही है, लेकिन वो आबादी जो है वो वोटर्स नहीं है, उत्तर नागपुर की वोटर नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके वोट जो है उधर में है। तो वो उस आंकड़ों को लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कोई 1 लाख बोल देता है, कोई 80,000। जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आंकड़े बोल रहे हैं, 54,700 समथिंग 59 वोट दिखा रहा है। तो यही आंकड़ा भी यहाँ होना चाहिए, और इसी आधार पे आप देखिए नितिन राउत यहाँ पर एक सबसे वंडर चीज़ है। उत्तर नागपुर के विषय में अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बीजेपी के पास में 60,000 वोट फिक्स है। आप पिछले 5 इलेक्शन को उठा के देखिए, बीजेपी का वोटिंग आंकड़ा कभी भी 60,000 से नीचे नहीं गया। वेरिएशन कांग्रेस में आ रहा है। जब मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ वन साइड वोट करता है तो नितिन राउत 86,000 वोट लेते हैं। जब मुसलमान वोट बीएसपी को वोटिंग कर देता है तो किशोर गजबे सेकंड नंबर पे आके 55,000 वोट ले लेते हैं। जब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के और बाकी लोगों को वोट कर देता है, जो लोकल कैंडिडेट को वोट करता है, तो कांग्रेस का आंकड़ा जो है 50,000 पे आके खड़ा हो जाता है। वेरिएशन का आया है बीजेपी के जो हिंदू वोटर्स है, जिसमें सिंधी भी है, जिसमें तेली है, कुणबी है, यादव वोट है, ये जो वोटर्स है ये बीजेपी को वन साइड वोटिंग कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि मिलिंद माने पिछले बार भी 60,000 वोट लेके अपनी जगह पे स्टैक थे। उसके पहले भी जब चुनाव लड़े तो उन्होंने 60,000 वोट लिया था, और उसके पहले राजेश तांबे और इन लोगों का जब कॉम्बिनेशन में आया तब भी उनके 60,000 वोट थे। बीएसपी का इस क्षेत्र के अंदर एक अपना कैडर बेस है। बीएसपी के पास में उनका जो कैडर वोट है वो तकरीबन 30 से 35,000 है। आप पिछले 5 इलेक्शन को उठा के देखिए। मैं चाहूँगा एक बार आप ज़रा कैडर वोट की डेफिनेशन आसान लफ्ज़ों में समझाए लोगों को। कैडर वोट वो होता है जो किसी पार्टी में अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसा अगर आरएसएस का कैडर आप देखते हो, जो स्वयं सेवक बोलते हैं अपने आप को, तो आरएसएस का जो कैडर है उनको आप किसी भी तरह का प्रलोभन दीजिए, उनको आप कितना भी ब्रेन वॉश कीजिए, लेकिन वो अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी की लाइन से हट के कभी भी वोटिंग नहीं करते। वो होता है ईमानदार, निष्ठावान जो व्यक्ति होता है, जो समर्पित होता है उस संगठन के लिए, उसको कैडर के रूप में देखा जाता है। मुस्लिम समाज किसका कैडर वोट है फिर? देखिए, मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है आप समझिए। मुस्लिम समाज अपनी समस्याओं पे बात नहीं करना चाहता। अगर मैं उत्तर नागपुर की बात करूं, आज भी टेका या जो बाकी आसपास की बस्तियां हैं, ये आज भी नज़ुल की ज़मीनों पे लोग 100 साल से मकान बना के रह रहे हैं। 25 साल कांग्रेस का आमदार रहा, क्यों नहीं आमदार को ये लगा कि इन लोगों के मकानों की रजिस्ट्री या इनको यानी परमानेंट पट्टे अलॉट कर दिए जाए? क्यों यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान के नाम पे नज़ुल की जगह देके उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है? मुसलमानों के एरियाओं की नालियों की हालत आप देखिए, मुसलमान इलाकों के घरों की हालत देखिए,
डेवलपमेंट प्लान के नाम पर आज कोई मकान यहाँ पर नक्शे के हिसाब से नहीं बना हुआ है, क्योंकि उनकी खुद की मिल्कियत ही नहीं है। कल को अगर मान लीजिए महानगर पालिका को लगा कि इस इलाके के ये मकाना तोड़ना है, तो उनको रोकेगा कौन? वो नज़ुल पे बैठे हुए हैं, वो सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं। क्या ये सिर्फ उत्तर नागपुर में ही है ऐसा, या जहाँ पश्चिम नागपुर हो या पूर्व नागपुर हो जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ के भी ऐसी हालात? देखिए, 2 इलाकों में ये 100% है, एक मध्य नागपुर में, दूसरा उत्तर नागपुर में। और ये दोनों ही इलाके इसलिए आज तक परमानेंट पट्टों की तरफ नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मुस्लिम आबादी बसी हुई है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इन लोगों का खुद का इस्टेब्लिशमेंट हो जाए ताकि ये उनको छोड़ के अपने फैसले लेने की कंडीशन में आ सके। जिसका नतीजा है कि आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे लिए उम्मीदवार कौन होगा, हमारा लीडर किसको माना जाएगा और कौन आदमी हमारे मकानों की, हमारे डेवलपमेंट की, हमारे बच्चों की नौकरियों की आवाज़ हाउस पे जाके उठाएगा।